हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के जो आपके पास एजुकेशन सब्जेक्ट के इसके जो चैप्टर 5 है आपके साथ डिस्कशन करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे एंड आंसर भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले हमने जो इस मैं आपका चैप्टर थर्ड है केस स्टडी की विधि, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बता चुके। नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो में हम ये वाला चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं, बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में तस्वीरों और चित्र। इसका क्वेश्चन विद आंसर आपको हम बताएंगे। और ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट एसओएल रेगुलर कॉलेज और एनसीवेब सभी स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर थर्ड, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर 5 से ये वाला क्वेश्चन बनेगा, कारण बताइए कि आपका बच्चा फोटोग्राफी क्यों सीखे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी विधि की शक्ति सीमाओं का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन ये 20 है, बच्चों का विकासशील डेटा कनेक्शन चित्र कैसे काम करता है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जो आपका चैप्टर 5 है, बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में तस्वीर और चित्र। तो पहले तो आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने को मिलेगा ये समझिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपका डेटा संग्रह के लिए उपकरण के रूप में चित्र और तस्वीरों की भूमिका की व्याख्या करने में समझ होंगे। चित्र और तस्वीरों के बीच अंतर समझ सकेंगे। डेटा संग्रह के लिए उपकरण किए जाने वाले दृश्य विधियों के प्रकारों को परिभाषित करने में समक्ष होंगे। तस्वीरों को इकट्ठा करने के चरणों का वर्णन करेंगे। तस्वीरों के लाभ और सीमाओं पर चर्चा करेंगे। चित्रकारी और उसके लाभों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टॉपिक है, इसके अंदर आपको बताई जाएंगी ये सभी बातें। अगर आपका क्वेश्चन भी बनेगा ना, इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ से आपका स्टार्ट है, छाया चित्र। एक कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों का कथन है। डेटा संग्रह की एक विधि के रूप में तस्वीर हाल के वर्षों में सबसे आकर्षक घटनाओं में से एक बन गई है। तस्वीरों को बड़े पैमाने पर वर्तमान डाटा प्रदान करती है, जिसका उपयोग अक्सर विषय को समझने के लिए किया जाता है। तस्वीरों और छवियों समान रूप से शक्तिशाली उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कार्य, भावना, मूड का वर्णन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण शोध की सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह शोधकर्ताओं को जीवन के उन पहलुओं को समझने और अध्ययन करने की अनुमति देता है जिन्हें अन्य दृष्टिकोणों के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता। जिन बच्चों के जीवन की परिस्थितियां बदल गई हैं, उनके साथ बातचीत करने के लिए छवि चित्र को एक प्रमुख समर्थन करने वाले उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उन लोगों के पास पहुंचने का अवसर भी प्रदान करता है जिन्हें अपने विचार, भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो देखिए, जो ये आपका ऊपर वाला पॉइंट का मतलब यही है कि देखो, आज की जो डेट में ना, फोटो को लेके, चित्र को लेके आप बहुत चीज़ें को समझ सकते हैं। उनके मूड, उनके विचार, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि उनके फ़ोटो में खुशी है, हंसी है, रोना है, क्या है, किस टाइप से। और एक जो अपनी भावनाओं को मुंह से नहीं बोल सकता, फ़ोटो देख के समझ सकते हैं, उनकी आंखों के जरिए समझ सकते हैं। यही सब बताया, मतलब एक छोटे बच्चे की फ़ोटो आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, उदास है, कैसा है। तो इसीलिए तस्वीरों को देख के समझना, ठीक है। एंड जो इसका यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, डेटा संग्रह के लिए उपकरण की जाने वाली दो विशेष विधियां है। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी दो विधियां है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑटो फोटोग्राफी और फोटो निष्कर्षण। तो ये दो विधियां, ये दो टाइप से होते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में देखिए। तो सबसे पहले जो ऑटो फोटोग्राफी है, इसके अंदर ना लोगों के आंखों के द्वारा ही, उपकरण के द्वारा बातचीत करने का तरीका सब कुछ मालूम करना है। इसमें आंखों के जरिए और यहाँ मौखिक, ये मतलब यहाँ बातचीत के जरिए और यहाँ आंखों को पढ़ के बताना है, ठीक है। देखिए, ऑटो फोटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जो एक ऐसा वातावरण बनाता है जो शोधकर्ता और पाठक फोटोग्राफी के रूप उपयोग के प्रतिभागी की आंखों के माध्यम से दुनिया को देख सकते हैं। देखा, आंखों के माध्यम से दुनिया को देख सकते हैं। इस विधि के तहत प्रतिभागी को बोलने की लालक नहीं रखते। यह प्रश्नावली और अन्य शोध उपकरण पर भी निर्भर नहीं करता, जो सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकता है।
ऑटो फोटोग्राफी प्रतिभागियों को यह सोचने का मौका भी देती है कि वे कौन है और वे अपने चुने हुए चित्रों के माध्यम से इसे व्यक्त करते हैं। किसी की भी फ़ोटो लेके आप उनकी आँखों में जो भी झलक दिख रही है, उसके माध्यम से जो भी खोज किया जाता है, जो भी कुछ पता लगाया जाता है, इसे ऑटो फोटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर है फ़ोटो निष्कर्षण, इसे कहते हैं कि अगर मौखिक रूप से मतलब बातचीत किसी की फ़ोटो ले लें, फिर उसके जो फ़ोटो उसने क्लिक किया उसके तरीके से उससे बातचीत करके पूछना कि क्या है, तो उसे मौखिक इसमें आएगा। फोटो निष्कर्षण विधि अनुसाधन की एक ऐसी विधि है जिसमें मौखिक चर्चा करने के लिए तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के तहत शोधकर्ता छवियों के अर्थ और महत्व के बारे में तस्वीर बनाने वाले के साथ चर्चा के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में छवियों चित्रों का उपयोग करता है। तो मतलब तस्वीर बनाने वाले जो फोटोग्राफर होते हैं उनसे बातचीत करके उनके बारे में जानता है मौखिक रूप से, ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं इसका। एंड इसके आगे देखिए, क्योंकि विधि में डेटा संग्रह छवियों के उपयोग पर आधारित होता है, इसलिए इसे फोटो निष्कर्षण या एलिसिटन कहा जाता है। वर्तमान समय में यह व्यापक रूप से जाना जाता है और अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है। फोटो एलिसिटन एक अलग तरह की जानकारी पैदा करता है क्योंकि यह भावनाओं, यादों, सूचनाओं को उद्घोषित करता है और इसमें ना ये जो है ना भावनाओं को, सूचनाओं को मतलब उजागर करता है, सामने लाता है, ठीक है, बातचीत के जरिए। तो आपको इन दोनों में अगर अंतर पूछे तो अंतर आपको बताना है। अगर क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, दोनों के बारे में बताना है। तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों के बारे में अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाले में आपको यही लिखना है कि जिसमें आप फोटो को लेकर उनकी आंखों के जरिए जांच पड़ताल की जाती है और इसमें जो फोटो क्लिक करता है उससे पूछताछ की जाती है फोटो के बारे में। तो ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर देखा जाए तो। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तस्वीरों को इकट्ठा करने के लिए मुख्य चरण निम्नलिखित है। अब क्वेश्चन आ जाएगा जो तस्वीरों को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से चरण है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ये सब आंसर लिखना है। तस्वीरों को इकट्ठा करने के कदम दस्तावेज को इकट्ठा करने में शामिल चरणों के समान होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी तस्वीर अनुसाधन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जानकारी प्रदान कर सकती है और यह सामग्री डेटा के मौजूद रूपों को कैसे बढ़ा सकती है, जैसे संरचनात्मक और टिप्पणी। मतलब जो भी आपको जानकारी प्राप्त होगी उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। टिप्पणी आप जानते हैं कि जो एक नोट लिखा जाता है उसके ऊपर, उसी टाइप से। एंड सेकंड पॉइंट देखिए इसका, आपको उपलब्ध तस्वीरों की पहचान करनी होगी और इसका उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करनी होगी। जो भी आपने तस्वीरें प्राप्त की है उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, उपयोग कैसे किया जाना चाहिए ये भी सब पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण कदम आपको तस्वीरों की सटीकता और प्रामाणिकता की जांच करनी होगी। सटीकता की जांच करने का एक तरीका फोटोग्राफर या चित्र के में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संपर्क करना शामिल है। मतलब कि जो भी चित्र होती है, फोटोग्राफर होते हैं, उन्हें क्लिक करते हैं, उनसे बातचीत करके इससे जाना जा सकता है। और 4 पॉइंट है, आपको डेटा एकत्रित करने वाले व्यावसायिक करना होता है। आप वैकल्पिक रूप से आसन भंडार और पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा स्कैन कर सकते हैं। मतलब उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए भी डेटा को स्कैन कर सकते हैं। और जो इसके लाभ है, ये क्या चीज़ है, वो ऊपर जो हमने आपको यहाँ बताया था, इसकी जो सीमाएं चरणें हैं एंड इसके लाभ देख सकते हैं। यह प्रतिभागियों को अपनी चुनी हुई छवियों के माध्यम से खुद को व्यक्त करने की अनुमति देता है। मतलब जो भी प्रतिभागी होती है, जो भी मतलब फोटो लिए हैं, उसकी छवि लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें व्यक्त किया जाता है कि हमने जो लिया उसमें क्या बताया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, ये विषय को समझने के लिए गहरे और समर्थक आंकड़े एकत्रित करने में मदद करते हैं। किसी भी विषय की जानकारी मिलती है इससे तस्वीरों के जरिए। ये मौखिक और लिखित तस्वीरों की व्यक्त तुलना करने और भिन्न डेटा एकत्रित करने में मदद करते हैं और इसे मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से तुलना किया जा सकता है। 4 पॉइंट है, यह प्रतिभागियों को वास्तविकता के बारे में अपनी धारणाओं को सीधा साझा करने का अवसर प्रदान करता है।
5 पॉइंट है इसका, यह किसी व्यक्ति के कार्य, भावनाओं, मूड का वर्णन करने में मदद करता है। मतलब उसके कार्य, काम क्या है, उसकी मूड, उसकी भावनाओं, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है तस्वीरों के जरिए। और 6 पॉइंट है इसका, यही जीवन के उन पहलुओं को समझने और अध्ययन करने में मदद करता है जिन्हें वो अन्य दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता। ठीक है। एंड 7 लास्ट पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए एक अवसर प्रदान करता है जिन्हें अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। मान लीजिए कोई भी भावना है, कोई भी करने, आप किसी भी चीज़ को बोल के नहीं कह सकते अपने, तो फोटो के जरिए भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए आप रो रहे हैं, लेकिन आप किसी को मुंह से नहीं कह सकते कि हम रो रहे हैं, तो आप फोटो क्लिक करके किसी को सेंड कर देंगे, तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ ये रो रहे हैं। ठीक है। तो वही भावनाओं को अपने व्यक्त करते हैं फोटो के जरिए। इसकी सीमाएं तो देखिए, तस्वीरों की वजह से समृद्ध जानकारी का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। तस्वीरों की गलत व्याख्या होने की संभावना है। मान लीजिए कोई भी तस्वीर क्लिक की है, उसमें उसकी तस्वीर के अंदर बताया कुछ जा रहा है और आप उसको गलत तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। मान लीजिए तस्वीर के अंदर हंसता हुआ एक बच्चा दिख रहा है और उदास भी है, तो आप कहेंगे कि उदास है या हंस रहा है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट है, स्रोतकर्ता द्वारा पूर्ण ग्रहण की संभावना रहती है। इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इस स्रोत के निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं पता, और इसका कुछ भी नहीं पता होता इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सही निकलेगा, गलत निकलेगा, कैसी होगी। इस विधि में प्रतिभागी को पूर्ण रूप से गुमनाम और गोपनीय रखा जाता है, जिसके कारण उसके पूर्ण परीक्षण को चित्रण करने में सफलता नहीं मिल पाती। मतलब किसी भी तस्वीर को लेके उसे फैलाया नहीं जाता, उसे गोपनीय रखा जाता है, प्राइवेसी करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा चित्रकारी के ऊपर, और कि ये क्या होता है, एंड इसके नीचे पूछेगा इसके लाभ क्या होते हैं, तो ये बतानी है। और फिर इसके बाद ये टॉपिक भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, आंसर भी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। चित्रकारी एक बालक केंद्रित स्रोत है, क्योंकि यह बच्चों के दृष्टिकोण के बारे में पर्याप्त जानकारी देने में मदद करते हैं। यह न केवल डेटा निर्माण का एक साधन है, बल्कि यह अपने आप में एक संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक लाभों का हस्तक्षेप भी है। चित्रकारी एक स्रोत उपकरण के रूप में शोधकर्ताओं को एक अलग तरह से देखने का नजरिया प्रदान करती है। इसमें बालक के जीवन अनुभवों को बड़े पैमाने पर दूसरे बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। ये बालक को समझने का एक साधन है, जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि एक बालक किस प्रकार से किस चीज़ का अर्थ बनाता है। इस प्रकार एक शोध वैकल्पिक वास्तविकताओं के निर्माण में बच्चों का करने के लिए एक शक्तिशाली हस्तक्षेप भी प्रदान करता है, जिसमें जीवन के अधिक परिणाम हो सकते हैं। अन्य दृष्टिकोण की तुलना में चित्रकारी जटिल परिस्थितियों में गहराई से और कम रेखित अंतर्दृष्टि की अनुमति देते हैं। ये शोधकर्ता को प्रतिभागी के आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने में मदद करती है। ये उन अनुभवों को जानने का अवसर प्रदान करती है जिन्हें चेतन मन से दबाया और छुपाया जा सकता है। एक अनुसाधन उपकरण के रूप में चित्रकारी को अक्सर मौखिक अनुसाधन विधियों द्वारा पूरक किया जाता है, जो सहयोगी अर्थ निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, जो चित्रकार को यह बताने की अनुमति देता है कि चित्रकारी क्या है। चित्रकारी एक विशेष व्यक्ति द्वारा एक विशेष स्थान और समय में निर्माण की जाती है। तो इसका मतलब यही है ना कि आप फोटो के जरिए ना बहुत कुछ जान सकते हैं। एक फ़ोटो को लेके कि हाँ ये कौन से स्थान की फ़ोटो है और ये क्या चीज़ है, इसके कहने का क्या मतलब है। किसी पेंटिंग को देखते हैं आप, पेंटिंग को देखने के बाद आपको उस पेंटिंग को देखने के बाद 100 सवाल आपके मन में आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है, इसको बनाया क्यों गया, इसमें क्या बताया जा रहा है, ऐसा इस पेंटिंग में है क्या। तो इसी टाइप से एक बच्चे के जो चित्र में ना आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि इसमें क्या बताया जाए, उसकी भावनाओं को, उसके व्यवहार को, उसके हंसने रोने महसूस करने को, उसके बोलने के तरीके को, सब कुछ बताया जाता है एक फ़ोटो के जरिए। तो यही सब आपको बताया जा रहा है यहाँ।
और इसमें ना एक चीज़ आपको इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो भी आपका फ़ोटो है उसको ना मौखिक या लिखित तरीके से ना एक ड्राइंग होता है उसके बारे में विस्तार से बताने का कहा जाता है, जिससे कि फ़ोटो के जो चित्र के अर्थ का वर्णन स्पष्टीकरण कर सके कि उसका मीनिंग क्या है, उसमें बताया क्या जा रहा है। ठीक है। एंड इसके जो लाभ होते हैं वो देख सकते हैं आप। यहाँ से आपकी स्टार्ट है। इसमें भाषण के अलावा संवाद करने का अन्य तरीकों का उपयोग किए जाने की क्षमता है। मतलब इसमें बिना बोले भी ना और भी तरीकों से किया जा सकता है। ये विधि सहयोगात्मक अर्थ निर्माण को प्रोत्साहित करती है। यह विधि एक ऐसी सामग्री का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जिसे चेतना मन द्वारा दबाया और दमित किया जा सकता है। मतलब आपका जो मन नहीं है किसी चीज़ को बताना, लेकिन जब भी उसे बताया जा सकता है उसे दबाया जा सकता है। ठीक है। यह मानव अनुभव की बहुलता और जटिलता दोनों की खोज का एक तरीका प्रदान करती है। यह मूक व्यक्तियों को अपनी कहानियों को अपने अनुभवों अनुसार बताने का मौका देती है। मतलब जो बोलना नहीं चाहते उन्हें भी मौका देती है, बोलने के तरीके बताती है। यह अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में जटिल स्थितियों में गहराई से और कम रेखित अंतर्दृष्टि की अनुमति देती है। ये बच्चों को जानने के उत्पादन में अपनी बात रखने में सक्षम बनाता है। कोई भी बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, उन्हें अपनी बातों को समझने में बनाता है। ये बच्चों की सक्रिय भागीदारी में मदद करता है और जो बच्चे हैं ना भागीदारी ले उसमें मदद करता है। ये अनुसाधन विधि निष्कर्षों का दृश्य परिणाम प्रदान करती है। यही चित्र वास्तव में संचार को प्रोत्साहित करती है। संचार आपको पता ही होगा। यह स्रोतकर्ता को प्रतिभागी की आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने में मदद करती है। ये भावना और उपगामों को समझने की क्षमता प्रदान करती है। चित्र विधि का उपयोग यादों, विचारों और व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानने के लिए उपयुक्त है। जो चित्र विधि है उसकी जगह साथ ना आप यादों के, विचारों के और जो भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, भावनाओं की पहचान कर सकते हैं। तो आप फोटो के जरिए मतलब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि आपका बच्चा फोटोग्राफी क्यों सीखना चाहता है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने बताया था सबसे पहले शुरू में, तो आप लिख सकते हैं कि जो फोटो के जरिए बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आता है, कोई भी चीज़ कुछ भी समझने सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। मान लीजिए छोटे बच्चे को आप बुक खरीद के देते हैं, आपको उसमें दिखा रहता है ABCD लिखी रहती है, उसके आगे A लिखा रहता है, फिर एप्पल बना रहता है, V लिखा रहता है, बॉल बना रहता है। तो बच्चे पढ़ने से ज़्यादा ना फोटो को देख के समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। तो इसमें देखिए मुख्य बिंदु मतलब इसमें आपने अभी क्या क्या सीखा ये बताया गया शॉर्ट में। डेटा संग्रह करने एक विधि के रूप में तस्वीर हाल के वर्षों में सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली घटनाओं में से एक है। तस्वीर बड़े पैमाने पर वर्तमान डेटा प्रदान करती है जिनका उपयोग अक्सर विषय को समझने के लिए किया जाता है। तस्वीर और छवियां समान रूप से शक्तिशाली उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कार्य, भावना और मूड का वर्णन करते हैं। ठीक है। डेटा संग्रह के लिए उपकरण की जाने वाली दो विशेष विधियां है। ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेंगे, इनके आंसर आपने सभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ऑटो फोटोग्राफी एंड निष्कर्षण फोटोग्राफी। ठीक है। तो इसी टाइप से ये आपका यहाँ कुछ पॉइंट है। देखिए फोटोग्राफी के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली एक विधि ऑटो फोटोग्राफी है जो एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां स्रोतकर्ता एक पाठक फोटोग्राफी का उपयोग करके प्रतिभागी की आंखों के माध्यम से दुनिया को देख सकता है। देखा, दुनिया को आंखों के माध्यम से देख सकता है। और यहाँ पर वो मौखिक और लिखित वाली बातें बताई थी जो उसमें कहा गया है। फोटो एलिसेशन में मौखिक चर्चा करने के लिए तस्वीरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि फोटो को डेटा संग्रह के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे फोटो एलिसिटन कहा जाता है। बालक केंद्रित अनुशासन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में चित्रकारी का उपयोग किया जाता है जो कि बच्चे के दृष्टिकोण के बारे में स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी देने में मदद करते हैं। आलेख ऐसी सामग्री का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है जिसे शायद चेतना मन द्वारा दबाया गया है। मतलब कि मन के जरिए दबाया जाता है, वो फोटो के जरिए उसे बताया जा सकता है। देखिए कि यहाँ जो लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था वही बताया जाए। मूक व्यक्ति को अपनी स्वयं की कहानी बताने का मौका देता है जिस तरह से उन्होंने अनुभव किया है।
कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए आपने कहीं गए थे घूमने, आपने जो भी देखा, जो भी कुछ सोचा समझा, उसके बारे में आप अपना चीज़ें को बताते हैं, उसका अनुभव करते हैं कि हाँ, हमने यहाँ घूमने गए थे, ये चीज़ नोटिस की, ये देखा, वो देखा, तो उसी टाइप से आपको बतानी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन भी बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है ना, आपको ऊपर ही मिल जाएंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एसओएल की बुक से ये हमने अभी कराया है। आप इसे एसओएल की बुक को 1 से 2 बार डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ भी सकते हो और ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद ये जो आपका है कि एक क्वेश्चन आपका है, आपका बच्चा फोटोग्राफी क्यों सीखता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना देंगे, अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया। इसमें से कोई से भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। और ये क्लास 3rd है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 4 आएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।